मोदी जी अक्सर कांग्रेस मुक्त भारत के सपने की बात करते हैं, तो आज आइए उस मनुष्य को याद करते हैं जिन्होंने इस अभियान की नींव रखी थी। इन महान विभूति का नाम है नंदमूरी तारका रामाराव, जिन्हें प्रेम से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एनटीआर के नाम से बुलाया जाता है। नमस्कार, मैं हूं अतुल मिश्रा और मैं लेकर के आया हूं अनटोल्ड हिस्ट्री का दूसरा एपिसोड। आपातकाल और जेपी आंदोलन के पश्चात ये एनटीआर ही थे जिन्होंने इंदिरा गांधी के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को थामा था। एनटीआर कभी वो कलाकार थे जिन्होंने कांग्रेस सरकारों को प्राकृतिक आपदाओं में धन इकट्ठा करने में सहायता की थी, और एनटीआर बाद में वो राजनेता बने जिन्होंने राजीव गांधी के विरुद्ध एक ऐसा गठबंधन खड़ा किया जिसमें दक्षिण पंथियों से लेकर वामपंथी तक सब थे। ये तब की बात है जब कांग्रेस का शासन था आंध्र प्रदेश में, और एनटीआर की लोकप्रियता की वजह से पार्टी उन्हें अपनी मंडली में शामिल करना चाहती थी। तब जब जनता पार्टी का प्रयोग निष्फल हो चुका था और आंध्र कांग्रेस के पुनरुत्थान का केंद्र बन गया था, तब जब इंदिरा गांधी ने अरुण नेहरू को रायबरेली सौंपकर स्वयं आंध्र के मेडक से चुनाव लड़ा था। ये वो समय था जब कांग्रेस फिर से अपने विशाल रूप में आ चुकी थी, और ये वो समय भी था जब कांग्रेस जिसे मर्जी चाहे आंध्र का मुख्यमंत्री बना देती थी और जिसे चाहे उसे हटा देती थी। राजीव गांधी तब एक नौसिखिया राजनेता थे, लेकिन थे कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी। वो एक बार हैदराबाद पहुंचे। तत्कालीन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री अंजय्या कांग्रेस के चमचा संस्कृति का पालन करते हुए एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे, पर राजीव जी का मूड शायद ऑफ था। वो मुस्कुराने के बजाय अंग्रेजी में अंजय्या के ऊपर टूट पड़े, और वो भी सबके सामने। लोकल मीडिया में ये खबर खूब चली और बाद में अंजय्या को कुर्सी से भी हटा दिया गया। 1978 से 1982 तक आंध्र प्रदेश में 4 मुख्यमंत्री बने। राज्य के कई लोग इससे आहत हुए, लेकिन कुछ करने का बीड़ा उठाया एनटीआर ने। एनटीआर तेलुगु अस्मिता की रक्षा करने के लिए मैदान में कूद पड़े, और फिर शुरू हुई कांग्रेस और एनटीआर की सीधी लड़ाई। एनटीआर पर छींटाकशी का एक दौर सा चल पड़ा। कुछ विरोधी ने तो यह तक कह दिया कि भाई राजनीति एक्टिंग नहीं होती, पर एनटीआर जो एक किसान परिवार में पैदा हुए थे और अपनी मेहनत और कला के दम पर तेलुगु फिल्म जगत के सुपरस्टार बने थे, वो लड़ना भी बखूबी जानते थे, और उनके लड़ने के तरीकों ने भारत में चुनाव लड़ने के समीकरण और तरीके ही बदल दिए। एनटीआर ने एक शेवरोले वैन को अगले 9 महीने तक अपना घर बना लिया था, और उसका नाम रखा था चैतन्य रथ। यह था भारतीय राजनीति का पहला रथ। दूसरा इस कहानी के लगभग 1 दशक बाद आएगा, जिस पर बैठ महारथी बनेंगे लाल कृष्ण आडवाणी। अपने सुपुत्र हरिकृष्ण को सारथी बनाकर एनटीआर सड़कों पर निकले और राज्य के हर छोटे बड़े गांव की यात्रा की। बाप बेटे की जोड़ी ने लगभग 40,000 किलोमीटर की दूरी ऐसे तय की कि पूरे राज्य का चक्कर लग जाए। इसी रथ के ऊपर से एनटीआर अपने ओजस्वी भाषण देते थे। ये वो पहले राजनेता थे जिन्होंने आम जनता के साथ खाना खाया। ये जिस भी गांव में रुकते वहीं तीनों समय का भोजन भी करते थे। क्योंकि वो एक लोकप्रिय अभिनेता भी थे, इसलिए उन्हें ज्ञात था कि जनता का व्यवहार कब और कैसे बदलता है। उन्हें पता था कि आम जनता के साथ क्या सही काम करता है। राम और कृष्ण के पौराणिक चरित्रों को निभाने की वजह से उनकी एक अलग ही छवि भी थी, और ये चुनते भी उन विषयों को थे जो आम आदमी के सीधे हृदय तक पहुंच सके। इनका प्रचुर समर्थन तेलुगु समाचार पत्र ईनाडु ने किया, जो बाद में मीडिया जगत का बादशाह ईटीवी बना। एनटीआर ने जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ खूब आग उगला, वहीं कांग्रेस के वंशवाद की आलोचना भी की। उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की गुलामी भरी मानसिकता पर भी सवाल उठाए, और उन्हें उस कांग्रेसी कार्यकर्ता पनतुलू की याद दिलाई जिन्होंने साइमन कमीशन के विरोध में अपनी शर्ट फाड़कर अंग्रेजों को अपने सीने पर गोली चलाने के लिए ललकारा था, और कांग्रेसियों के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। गांधी परिवार के दबदबे के चलते कांग्रेस के पास कोई असली नेता बचा ही कहां था। जब वो यात्रा करते तो विश्राम स्थल पर ही छोटी छोटी सभाएं करते और अपने उम्मीदवार चुनते। 9 महीनों के पश्चात चुनावों में इनकी पार्टी ने 294 सीटों में से 199 जीते और एनटीआर बने राज्य के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री।
एनटीआर ने आंध्र प्रदेश को पहली शिक्षित सरकार दी। मजे की बात यह थी कि एक ग्रेजुएट होने के बाद भी वो कैबिनेट में सबसे कम पढ़े लिखे थे। पहली बार स्वास्थ्य मंत्रालय एक चिकित्सक के पास था और विधि मंत्रालय एक अधिवक्ता के पास। उद्योग और सिंचाई का कार्य इंजीनियर संभालते थे। आज के लोकप्रिय सिंगल विंडो प्रणाली का आरंभ भी इन्होंने ही किया था। भारत के कई लोग इस बात से आज तक अनभिज्ञ हैं कि कभी हैदराबाद में दंगे आम बात थे। एनटीआर के आते ही सब कुछ मानो बदल सा गया। उन्होंने पुलिस को खुली छूट दे दी, जिससे उनके कार्यकाल में कभी भी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए। यहां तक कि कांग्रेस और मजलिस के बड़े बड़े विधायकों को भी जेलों में ठूस दिया गया। उनका डर ऐसा था कि नक्सली भी उनके गुणगान गाते थे। जी हां, योगी से पहले भी एक मुख्यमंत्री थे जिन्होंने बदमाशों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया था। अपने हृदय का इलाज कराने जब एनटीआर को अमेरिका जाना पड़ा तो कांग्रेस ने उनके दाएं हाथ माने जाने वाले मंत्री को अपने झांसे में लिया, पार्टी के 2 फाड़ किए और उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। जब एनटीआर वापस आए तब उन्हें यह बात पता चली। फिर क्या था, चैतन्य रथ फिर से सेवा में हाजिर था। उन्होंने फिर से सड़कों से अपनी यात्रा शुरू की। द्रमुक से लेकर भाजपा तक सबने फिर उनका समर्थन किया। पर फिर हुई इंदिरा गांधी की निर्मम हत्या और प्रचंड बहुमत के साथ सहानुभूति की लहर पर सवार होकर राजीव गांधी लोकसभा में आए और प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। पर आड़े आई तो 36 सांसदों के साथ सिर्फ तेलुगु देशम पार्टी। ऐसा पहली बार हुआ था कि एक क्षेत्रीय पार्टी मुख्य विपक्षीय पार्टी थी लोकसभा में। उधर राज्य में राजीव गांधी को चुनौती देते हुए एनटीआर ने विधानसभा भंग कर 250 सीटों में से 202 सीटों पर दोबारा कब्जा किया। एनटीआर की लोकप्रियता को रोकने में नाकाम राजीव गांधी ने अपने पार्टी का ब्रह्मास्त्र छोड़ा और वो था राज्यपाल रूपी ब्रह्मास्त्र। एनटीआर को अपने 1982 से 89 के कार्यकाल में 4 राज्यपालों को झेलना पड़ा, जो रह रहकर मुख्यमंत्री के काम में रोड़े अटकाते रहे। जब राजीव गांधी बोफोर्स घोटाले में लिप्त थे तो एनटीआर ने राष्ट्रीय पटल पर आकर सारे राजनीतिक दलों को कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए प्रेरित किया। जब राष्ट्रीय मोर्चा बना तो वो खुद इसके अध्यक्ष थे और वीपी सिंह इसके संयोजक। पर आखिरकार 1989 के चुनाव में इन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। तो आज जब मोदी जी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं तो ऊपर स्वर्ग में बैठे एनटीआर एक बार मुस्कुराते जरूर होंगे, पर साथ साथ उनके दिल में एक बात रह रहकर टीस भी पैदा करती होगी कि जिस कांग्रेस को उन्होंने कभी आंध्र से उखाड़ कर फेंका था, आज वही कांग्रेस उनकी खुद की बनाई हुई पार्टी के साथ गठबंधन में है। और सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि ये सब उनके दामाद चंद्रबाबू नायडू की वजह से है।